चलिए, वी आर स्टार्टिंग टुडे विद आवर लेक्चर ऑन जीएसटी। ठीक है, अभी आप लोग ने पहले के कोई लेक्चर्स देखे होंगे मेरे, जिसमें जीएसटी के बारे में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें बात कर रखी हैं। तो एक चीज़ ये पहले बता देना चाहते हैं क्लास शुरू करने के पहले कि जो जीएसटी का कंसेप्ट है वो बहुत वाइड कंसेप्ट है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है ना। तो एक चीज़ दिमाग में ये रख कर सोचना कि हम 2-3 क्लास में जीएसटी को पूरा समझ लेंगे, हमको हर चीज़ बहुत क्लियर हो जाएगी, तो वो चीज़ फीजिबल नहीं है, वो चीज़ सही नहीं है। क्योंकि जीएसटी का कंसेप्ट आया है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है, और जैसा आप जानते हैं जीएसटी पूरा क्या है, एक्ट है, लॉ है ये, है ना। तो लॉ एक तो वैसे भी कठिन होता है, और लॉ में बहुत माइन्यूट चीज़ें होती हैं जिस पे हमको ध्यान रखना है। तो हम तो यहाँ तक ये भी कहते हैं बच्चों को कि कॉमा से, फुल स्टॉप से जो मतलब होता है चीज़ों का, वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। हम जब भी लॉ की बात करते हैं या किसी एक्ट की बात करते हैं, जब हम पढ़ते हैं, तो हमको ये ध्यान रखना है कि वो जो कहा गया है वही हमको मानना है। ठीक है, क्यों कहा गया है, किस लिए कहा गया है, तो जो इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन है वो तो हम आपको बता सकते हैं, लेकिन ऐसा ही क्यों है, मेरे हिसाब से क्यों नहीं है, हम इसमें कोई चेंज क्यों नहीं ला सकते, जो ये सारी चीज़ें ये यहाँ पर जीएसटी में या किसी भी लॉ के पेपर में नहीं चलता है। लॉ का क्या मतलब है, जो चीज़ कही गई है वही चीज़ हमको समझना है, वही चीज़ हमको एनालाइज करना है, और वही चीज़ हमको आगे लेकर जाना है। तो जो जीएसटी है, जिसका पूरा नाम क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। तो एक बेसिक गलती हम लोग करते हैं, वो गुड बोल देते हैं या सर्विस बोल देते हैं, वो एक फॉल्ट है। जीएसटी का पूरा मतलब क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट। ठीक है, तो ये एक्ट है, एक्ट का मतलब कानून, या अगर हम लॉ की बात भी करते हैं तो लॉ का भी क्या मतलब होता है, कानून। तो ये पूरा एक जीएसटी एक्ट है जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो समझ लीजिए बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है जीएसटी का, तो उसमें हम सब चीज़ें एक दो क्लास में कवर नहीं कर सकते। ये सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स है, पहले से लेके काफ़ी लेक्चर हैं जो आपको सारे देखने पड़ेंगे एक जीएसटी की नॉलेज लाने के लिए। दूसरा मेन चीज़ है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट और प्रैक्टिकल कंसेप्ट अलग अलग होता है। हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की बात करेंगे, लेकिन जब वही चीज़ आप प्रैक्टिकल कहीं करेंगे तो उसमें काफ़ी जगह आपको लगेगा कि थ्योरी में ऐसा पढ़ा था, प्रैक्टिकल में ऐसा क्यों है। तो प्रैक्टिकल में थोड़ा हम लोग चेंजेस अपने हिसाब से चीज़ों को करते हैं। तो ये जब प्रैक्टिकल आप कभी आगे पढ़ेंगे तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि थ्योरी से प्रैक्टिकल कैसे थोड़ा बहुत अलग होता है। तो थ्योरी पढ़ते क्यों है, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। और हम कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं या बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं कि उस सब्जेक्ट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। कि अगर हम बाहर कहीं गए और किसी ने हमसे पूछ लिया कि जीएसटी क्या होता है, तो हमको पता होना चाहिए, और जो उसकी बेसिक क्वेरीज हैं जीएसटी को लेके वो हम उसको सॉल्व कर दें तो हमारा पर्पस क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो जीएसटी बहुत बड़ा एक्ट है, बहुत बड़ा लॉ है, बहुत सारे प्रोविजंस हैं, बहुत सारे सेक्शंस हैं। तो जो जीएसटी जनरली चार्टर अकाउंटेंट्स हैं जो जीएसटी पे वर्क करते हैं, या इनकम टैक्स के जीएसटी प्रैक्टिशनर्स होते हैं, लॉयर्स जो जीएसटी पे काम करते हैं। लेकिन अगर आज की डेट पे ये कहें कि हर व्यक्ति जीएसटी के बारे में पूरा सब जानता है, पूरा एक्सपर्ट है, तो ये कहना मुश्किल है ना। तो हम एज अ टीचर आपको जीएसटी के कुछ कंसेप्ट बता रहे हैं जो आपको ध्यान में रखना है। तो आज के क्लास में हम इस चीज़ की बात करेंगे कि जीएसटी आने के पीछे पर्पज़ क्या था, वो ऐसी क्या चीज़ थी कि जो बाकी के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको हटाकर हम किसको लेकर आए, जीएसटी को लेकर आए। तो एक पिछले क्लासेस में हमने बात कर रखी है कि टैक्स दो तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स आता है, वेल्थ टैक्स आता है, गिफ्ट टैक्स आता है। वेल्थ गिफ्ट हट गया है, अब मोटा मोटा क्या बचा है, डायरेक्ट है, जिसमें कौन सा आता है, इनकम टैक्स आता है जो हम पढ़ते हैं। बाकी इनडायरेक्ट टैक्स में पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स, तो लगभग 17 से ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस को हमने क्या कर दिया, हटा दिया, और उसकी जगह क्या लेकर आ गए हम लोग, जीएसटी लेकर आ गए, है ना। तो जीएसटी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें तो मोटे मोटे 2-3 जो डिफरेंसेस हैं वो क्या है, डायरेक्ट टैक्स जो व्यक्ति है उसके ऊपर पड़ता है। मतलब कहने का क्या है कि डायरेक्ट टैक्स अगर हम पे कर रहे हैं इनकम टैक्स, तो उसका हमें पेन होगा, हमें पता चल रहा है कि हाँ मेरे जेब से इतना पैसा टैक्स के थ्रू जा रहा है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में दे हम ही रहे हैं, लेकिन उसका हमको एहसास ज़्यादा नहीं होता। तो एक ये बात करते हैं कि क्या जो कमाएगा वही टैक्स देगा,
नहीं, जो नहीं कमा रहा है वो भी टैक्स दे रहा है। वो कैसा टैक्स दे रहा है? इनडायरेक्ट दे रहा है। बाकी डायरेक्ट टैक्स कौन देते हैं? जो कमाते हैं वो डायरेक्ट टैक्स देते हैं, जो नहीं कमाता है वो डायरेक्ट टैक्स नहीं देता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा है जो कोई नहीं भी कमा रहा वो भी, फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग ऑफ योर बर्थ, जब तक आप जिंदा रहेंगे कहीं ना कहीं आप टैक्स देते हुए आ रहे हैं, और आगे जब तक आपका जीवन रहेगा आप इनडायरेक्ट फॉर्म में कहीं ना कहीं टैक्स पे करते रहेंगे। तो डायरेक्ट टैक्स में जो बर्डन ऑफ टैक्स है वो एक व्यक्ति विशेष पे पड़ता है, इंडिविजुअल पे पड़ता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स का जो टैक्स का बर्डन है वो हम क्या करते हैं, किसी दूसरे पे शिफ्ट कर देते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं। और ये जो शिफ्टिंग ऑफ टैक्स का प्रोसेस है ये कब तक चलता रहेगा? जब तक सेल चलती रहेगी। जिस समय सेल रुक जाएगी वहीं पर इनडायरेक्ट टैक्स का ये जो चेन हम पढ़ रहे हैं बर्डन ऑफ टैक्स का, वो क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। जैसे एक कौन है? मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। एक कौन है? होलसेलर है, और एक कौन है? रिटेलर है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर ने क्या किया? सपोज 200 रुपये का कोई सामान लिया, ठीक है। उसमें उसने क्या कर दिया, ये क्या किया, उसने इतने का कहीं से परचेज किया होगा, ठीक है। इसमें उसने क्या किया? थोड़ा वैल्यू एडिशन किया। कितने रुपए का? 50। वैल्यू एडिशन क्या हुआ? वैल्यू एडिशन का क्या मतलब है कि यहाँ पर इसने हो सकता है कुछ और मटेरियल यूज़ किया हो, लेबर यूज़ किया हो, ओवरहेड यूज़ किया हो, और कुछ अपना उसमें ऐड क्या कर दिया होगा? प्रॉफिट ऐड कर दिया। इसको हम क्या कहेंगे? वैल्यू एडिशन। या उसने 200 का, फिर उसमें क्या किया? कुछ वैल्यू एडिशन किया, है ना। उसमें कुछ हो सकता है उसने चेंजेस किया हो, कोई चीज़ ऐड करी हो, तो ये सब करने के बाद फिर अपना और क्या जोड़ेगा? प्रॉफिट भी तो जोड़ेगा। जितने में ख़रीदा, जितने में बनाया, वो कॉस्ट पे इंसान थोड़ी ना बेचेगा, फिर उसको फ़ायदा क्या होगा? उसके लिए क्या करेगा? वो उसमें कुछ प्रॉफिट भी जोड़ेगा। तो अगर हम वैल्यू एडिशन की बात करते हैं तो ये सारी चीज़ों की बात करते हैं कि मटेरियल लगा होगा, कुछ लेबर लगा होगा। ओवरहेड क्या होता है? ओवरहेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट का क्या मतलब है? जैसे कोई लेबर ने काम किया होगा, कोई फोरमैन ने काम किया होगा, कहीं कोई चपरासी भी रहा होगा, कोई झाड़ू वाला भी रहा होगा, इन सब का मिलाकर जो इनडायरेक्ट खर्चा होता है। इन खर्चा कितने तरीके के हो सकते हैं? 2, एक डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट। जैसे अगर हम ये डस्टर की बात करते हैं, इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस क्या लगा? ये आपको लकड़ी दिख रही है, या आपको फोम दिख रहा है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है? इसको चिपकाने के लिए अंदर एडहेसिव यूज़ किया है जो आपको नहीं दिख रहा है। ये जिस फैक्ट्री में बना होगा वहाँ पर पंखा बिजली चल रहा होगा, बिजली लगी होगी जो आपको इसमें नहीं दिख रही है, वो कैसा एक्सपेंस है? इनडायरेक्ट, जिसको हम क्या कहते हैं? ओवरहेड कहते हैं, ठीक है। तो ये ओवरहेड लगा होगा, फिर उसने अपना कुछ प्रॉफिट जोड़ा होगा, तो उसके लिए कितना आ गया? 50 रुपये। टोटल कॉस्ट कितनी आ गई उसके लिए? 250 रुपये। और इस पर उसने सपोज टैक्स लगा दिया एट द रेट ऑफ 10%, तो कितना टैक्स लग गया? 25 रुपये। 275 रुपये का फाइनल प्राइस आ गया। ये जो प्राइस होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं? इनवॉइस। हम कहीं से भी कोई चीज़ खरीदते हैं तो जो हमको वो मिलता है पर्ची, जिस पे सब सामान लिखा रहता है, दाम, उसको क्या कहते हैं? इनवॉइस पर। तो अगर हम कहीं मूवी देखने जाते हैं, टिकट मिलता है, तो क्या इनवॉइस देता है स्लिप हमको? बस में चलते हैं, हाँ क्यों नहीं, टिकट देता है कि नहीं? कितना आपका किराया है यहाँ से वहाँ तक का, वो क्या है? इनवॉइस ही तो है। इनवॉइस का सिंपल मतलब क्या है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो शो करता है कि आपने कितना पैसा उस चीज़ के लिए पे किया है। तो जनरली उसमें क्या है? टैक्स वैक्स सब इंक्लूड करके बता देते हैं, ठीक है। अब इसने ये 275 रुपये का किसको बेच दिया? होलसेलर को। होलसेलर के लिए ये परचेज हुआ कितने का? 275 का। इसने भी कुछ वैल्यू एडिशन किया ही होगा आगे के लिए। अब इसने वैल्यू एडिशन कर दिया सपोज 25 रुपये, ठीक है। अब इसके लिए कॉस्ट कितनी हो गई? 300। इसने फिर इस पर 10% टैक्स लगाया, कितना हो गया? 30। अब प्राइस कितना हो गया? 330, ठीक है। अब इसने किसको भेज दिया? रिटेलर को। रिटेलर ने कितने में लिया? 330। इनवॉइस को कितने में लिया, है ना। इसने भी इसमें कुछ एडिशन कर दिया, कितने का हो गया? 350।
350 पे इसने जिसको बेचा उस पर क्या लगा दिया होगा, टैक्स लगा दिया 35 रुपये। अब कितना हो गया 385। अब ये चेन ऐसे क्या होगी, चलती रहेगी, है ना। तो ये हमने क्या बताया कि ये जो चेन प्रोसेस है, हर व्यक्ति ने अपने टैक्स का बर्डन किसके ऊपर डाल दिया, दूसरे के ऊपर। मैन्युफैक्चरर जब होलसेलर से पैसे लेगा तो कितने लेगा, कितने लेगा उससे, 275 रुपये लेगा ना, इससे 275 लेगा। अब 275 में ये करेगा क्या, 250 अपने पास रख लेगा, 250 अपने पास रख लेगा, और जो टैक्स का 25 रुपये है ये किसको पे कर देगा, है ना। तभी तो अब होलसेलर ने रिटेलर से कितने रुपए लिए होंगे, 330। तो इसने किया क्या होगा, 300 रुपये अपने पास रख लिए, 30 गवर्नमेंट को पे कर दिए होंगे, है ना। तो इसमें क्या, मैन्युफैक्चरर ने अपने पास से कोई रुपए गवर्नमेंट को दिया क्या टैक्स का, नहीं, उसने वो पूरा किससे वसूल कर लिया, होलसेलर से। और होलसेलर ने क्या अपनी जेब से 30 रुपये दिए होंगे, नहीं, उसने किससे वसूल कर लिया, रिटेलर से। तो ये क्या है, एक चेन है जो हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स में पढ़ते हैं, जहाँ जो टैक्स का बर्डन है वो किसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है, किसी दूसरे के ऊपर। अब सपोज इसने आगे नहीं बेचा, ये फाइनल कंज्यूमर है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 330 रुपये प्राइस हो जाएगा, आगे प्रोसेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल एक एग्जांपल लिया है कि कैसे इनडायरेक्ट टैक्स आगे चलता है। तो ये एक चेन है जो आगे चलती रहेगी, ये टूटेगी नहीं। टूटेगी कहाँ, जिस जगह ये फाइनली कंज्यूम हो जाएगा। इसीलिए जीएसटी को हम क्या कहते हैं, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहते हैं। जहाँ पर फाइनल डेस्टिनेशन हो गया, डेस्टिनेशन का क्या मतलब है, जहाँ हमको रुकना है जाकर, है ना। तो ये सेल प्रोसेस जहाँ जाकर रुक जाएगा, जहाँ फाइनल कंज्यूमर आएगा, वहाँ पर ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, चेन टूट जाएगी, और वही व्यक्ति अल्टीमेट क्या होगा, टैक्स का बियरर वही होगा, टैक्स का बर्डन वही फील करेगा। ठीक है, ये तो एक सिंपल एग्जाम्पल है। अब हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं कि अगर हम जीएसटी की बात करते हैं तो हम जीएसटी एक्ट बोल रहे हैं, है ना, कानून आ गया जीएसटी का, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लॉ है, कानून पढ़ते हैं ना। तो अगर हम लॉ की बात करेंगे तो लॉ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं कि लॉ का मतलब एक ही चीज़ है, वही हमने पढ़ी। तो लॉ में सबसे पहले जब हम लॉ की बात करते हैं तो हम किस चीज़ की बात करते हैं, एक्ट की। एक्ट का क्या मतलब होता है, कुछ करो, है ना। एक्ट हम कहते तुम कुछ एक्टिंग करो, तो एक्ट का क्या मतलब होता है, कुछ करना। तो यहाँ पर जीएसटी एक्ट क्या बताता है, व्हाट टू डू, हमें क्या करना है। कोई भी एक्ट क्या बताता है कि हमें क्या करना है, व्हाट टू डू। इसके बाद जो दूसरी चीज़ इसमें आती है किसी भी लॉ में, वो क्या होता है, रूल्स। रूल्स क्या बताता है, हाउ टू डू। व्हाट टू डू तो हमने बता दिया क्या करना है, लेकिन ये भी तो बताना है कि हाउ टू डू, कैसे करना है, आपको रिटर्न कैसे फाइल जीएसटी के करने हैं, आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना रेट चार्ज करना है किसी चीज़ पे, गुड्स क्या होंगे, है ना। तो एक्ट तो बताता है कि व्हाट टू डू क्या हमको करना है, रूल क्या बताते हैं, हाउ टू डू कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है। ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं, रूल्स। नींद तो नहीं आ रही किसी को, लग रहा है उनको, बात समझ में आ गई। क्या बताया, व्हाट टू डू, और दूसरी चीज़ क्या हो गई, हाउ टू डू। तीसरी चीज़ क्या आएगी, और क्या एक्ट लॉ में हो सकता है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, और जीएसटी में और क्या चीज़ पढ़ रखी है आपने, टैरिफ। टैरिफ क्या होता है, वो आपने पढ़ा है, 0%, 8-9%, 18%, 28%। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, टैरिफ है। आपको ये एक बात पता है कि जीएसटी क्या है, वन नेशन वन टैक्स का कंसेप्ट है। ये तो इंडिया की बात है, लेकिन जीएसटी इंडिया के पहले बहुत सारे देशों में अपना चुके थे। ठीक है, भारत में तो बहुत बाद में अपनाया, उसके पहले कई सारे डेवलप्ड कंट्री जीएसटी अपना चुके हैं।
तो जीएसटी का जो कंसेप्ट है वो ब्रॉड ये है कि सबके लिए एक चीज़ होनी चाहिए। जीएसटी जो आया है वो दिमाग में क्या लेकर आया है, सबके लिए एक चीज़ हो, तुम्हारे लिए अलग हो, तुम्हारे लिए अलग हो, तो तुम्हारे की बात क्या है, तुम यूपी हो तुम्हारे लिए अलग है, तुम एमपी हो तुम्हारे लिए अलग है, तुम महाराष्ट्र हो आपके लिए अलग है। पहले ये नियम था, लेकिन जीएसटी जब का जो कंसेप्ट आया वो क्या हुआ, सबके लिए हो। तो सबके लिए केवल इंडिया की ही बात नहीं करी, पूरे वर्ल्ड को जोड़ दी। तो यहाँ पर टैरिफ में जो हम रेट्स लेते हैं, जो भी गुड्स या सर्विसेज की हम बात करेंगे, उसके पीछे का जो बेसिक है उसको हम क्या कहते हैं, HSN। HSN क्या होता है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ठीक है, हार्मोनाइज्ड का क्या मतलब है, एक जैसा, हार्मनी में कोई चीज़ चल रही है, वो क्या होता है हार्मोनाइज्ड। सिस्टम क्या है, एक तरीका। नोमेनक्लेचर का क्या मतलब होता है, नामकरण, है ना। तो HSN ये बताता है ऑल ओवर वर्ल्ड कि कौन से गुड्स या कौन सी सर्विसेज पर क्या रेट ऑफ टैक्स होगा, ये क्या बताता है HSN। ये एक पेन है मार्कर, ये प्लास्टिक का है। मार्कर भी कितने हो सकते हैं, दो। एक वाइट बोर्ड मार्कर है, एक क्या है, परमानेंट मार्कर है। दूसरा एक हमारे पास पेन है जिससे लिख रहे हैं, वो क्या है, पेन है जिससे हम कॉपी में लिखते हैं। तो हर प्रोडक्ट क्या है, अलग अलग है। तो जो हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है, ये क्या बताता है कि हमने गुड्स को या सर्विसेज को कैटेगरीज में बांट रखा है, और अगर आपका गुड या सर्विस उस कैटेगरी में आएगा तो उस पर ये रेट लगेगा। तो ये फिर सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर मार्कर, ये वाइट बोर्ड मार्कर है, सपोज इसका HSN कोई भी नंबर है, 002 मान लें, कुछ भी मान लें, तो यूपी में भी 002 पे 5% लग रहा है, तो एमपी पे भी 002 पे 5% ही लगेगा, वहाँ पर रेट अलग नहीं है। तो ये एक करने के लिए कौन सा सिस्टम लेकर आए, HSN, जिसको हम क्या कहेंगे, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। फिर वो नोमेनक्लेचर जहाँ तक है बाकी के भी देश भी उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, अपना, ताकि कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन का कोई सिस्टम ना रह जाए। तो एक क्या आ गया, एक्ट, व्हाट टू डू, रूल्स, हाउ टू डू। दूसरा क्या हो गया, तीसरा टैरिफ। टैरिफ का मतलब रेट, रेट किस बेसिस पे डिफाइंड होता है, HSN सिस्टम में। HSN सिस्टम की कैटेगराइज है, कभी होगा कोई मैं सीरीज देखिएगा, HSN पे बहुत लंबी बात करी है हमने कि कैसे HSN डिटरमाइन हुआ, ठीक है। उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, इसमें क्या आता है, नोटिफिकेशंस। किसकी बात करेंगे, नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन अभी उसके बाद क्या आएगा, सर्कुलर्स आते हैं। सर्कुलर्स के बाद क्या आता है, केस लॉज आते हैं। केस लॉज के बाद क्या चीज़ें आ जाती हैं, एक्सप्लेनेशन आ जाती हैं, ठीक है। तो नोटिफिकेशन क्या है, नोटिफिकेशन का मतलब है अगर सरकार को लगता है कि हमें कोई चेंज करना है या कोई नई चीज़ ऐड करना है या कोई चीज़ हटानी है, तो उसके लिए वो क्या ले आता है, नोटिफिकेशन ले आता है, ठीक है। ये नोटिफिकेशन आ गया। नोटिफिकेशन जनरली पब्लिक के लिए भी होता है। आप सबको हम क्या कर रहे हैं, नोटिफाई कर रहे हैं कि आज से ये सारी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन के बाद क्या आता है, सर्कुलर। सर्कुलर जनरली डिपार्टमेंट के लिए होता है। डिपार्टमेंट का मतलब सरकारी विभागों के लिए। और ये सर्कुलर्स लेकर आता कौन है, CBIC लेकर आता है। CBIC क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ, जैसे डायरेक्ट टैक्स का क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, है ना, CBDT, हाँ, CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो क्या लेकर आता है, सर्कुलर्स। सर्कुलर्स क्या होते हैं, डिपार्टमेंट के लिए। तो सर्कुलर बताता क्या है कि आज से ये सारी नई चीज़ों को हम अब लेकर आ गए हैं। वो डिपार्टमेंट को बताता है कि हाँ ये सारी चीज़ें आ गई हैं, तो ये आप अपने पास इसको क्या कर लीजिए, नोटिफाई कर लीजिए। वो क्या है, सर्कुलर्स। इसके बाद केस लॉज क्या होता है। केस लॉ क्यों होता है, अगर किसी चीज़ पे डाउट हो गया, आप इंडिविजुअल हैं, दूसरा क्या है, GST अथॉरिटी है,
किसी एक इशू पे आप दोनों के बीच में क्या हो गया, मतभेद हो गया, तब आप कहाँ जाएंगे, कोर्ट जाएंगे। कोर्ट उस मैटर को क्या करेगी, सुनेगी, फिर उस पर क्या करेगी, अपना डिसीजन देगी। जनरली केस लॉ होता कब है, जब कोई मैटर ऑफ डिस्प्यूट हो गया, कोई चीज़ फंस गई, कोई एक्सप्लेनेशंस का मतलब नहीं समझ में आया, कोई चीज़ क्लियर नहीं हो पाई, है ना। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको इंटरप्रेट किया जाता है, इंटरप्रिटेशन सही नहीं हो पाया, हम कुछ समझ रहे हैं, आप कुछ समझ रहे हैं, तो अपने मन में क्या आ गया, डाउट हो गया, तो डाउट को कौन क्लियर करेगा, कोर्ट करेगा। किसके थ्रू करेगा, केस लॉस के थ्रू करेगा। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें, एक्सप्लेनेशन है, ये सारी चीज़ें हैं जो टाइम टाइम पे आती रहती हैं, ताकि जीएसटी में जो भी, अब देखो कोई लॉ बना पहली बार, है ना, तो लॉ तो आपने पहली बार बना दिया, लेकिन जब वो लॉ कानून आ जाता है, मतलब एनफोर्स हो जाता है, चलने लगता है, तब बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं कि हाँ यस देयर इज़ सम प्रॉब्लम इन दिस, ये चीज़ उतना स्मूथली नहीं रन कर रहा है, इसमें ज़्यादा डिस्प्यूट हो रहा है, इसमें ज़्यादा डाउट्स हो रहे हैं। तो फिर धीमे धीमे उसमें क्या होता है, अमेंडमेंट्स होते हैं, चेंजेस गवर्नमेंट लाती रहती है कि हाँ ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो जब भी कोई नई चीज़ आती है, तो जो सबसे बड़ा दिक्कत वाली बात है वो क्या है, ह्यूमन माइंड। क्योंकि ह्यूमन माइंड का क्या मतलब है, साइकोलॉजी, हम जो करते आ रहे हैं हम उसी को करेंगे, नई चीज़ को हम जल्दी नहीं आते। इसीलिए जब जीएसटी का कंसेप्ट आया, तब बहुत सारे ट्रेडर्स, इन लोग ने, जनरल पब्लिक ने, जिसको जीएसटी का जी भी नहीं पता था, वो भी शोर मचा रहा है, बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है, बहुत नुकसान हो जाएगा, सरकार बहुत ख़राब है ना। हम इतने दिनों से जीएसटी पढ़ा रहे हैं, अभी हमको भी शायद बहुत सारी चीज़ें नहीं क्लियर है, नहीं पता है। तो जिसको खुद नहीं पता वो जानबूझ के चिल्ला रहा है, 100 रुपये दे दिया और भैया तुम भी चिल्लाने लगो जीएसटी अच्छा नहीं है। तो हम लोग कॉमर्स में, अगर आप लोग में से कोई कॉमर्स का बैकग्राउंड है, तो कॉमर्स में बीओ में हम लोग एक रेशनलाइजेशन पढ़ते हैं, है ना। रेशनलाइजेशन का क्या मतलब होता है, विवेकीकरण। क्या कहते हैं, विवेकीकरण। तो रेशनलाइजेशन का मतलब हिंदी में कह सकते हैं विवेक, है ना, विवेक। बहुत लोग के नाम भी होते हैं ना विवेक। दूसरा क्या लिखा है, बुद्धि। तो विवेक और बुद्धि में अंतर होता है ना। अगर सबके पास विवेक है, सबके पास बुद्धि है, तो ज़रूरी नहीं है। तो जिसके पास विवेक है उसके पास तो बुद्धि होगी, लेकिन जिसके पास बुद्धि है उसके पास विवेक हो, ऐसा होना ज़रूरी नहीं। ये लड़का लड़की के नाम नहीं है विवेक बुद्धि, कि विवेक के पास बुद्धि होगी, बुद्धि के पास विवेक होगा, ऐसा नहीं। बुद्धि का मतलब क्या है कि आपके पास दिमाग है ना, क्या चीज़ कैसे करना ये भी दिमाग है, क्या चीज़ नहीं करना ये भी दिमाग है, आपको ये भी पता है क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है, ये बुद्धि है ना। लेकिन उस बुद्धि को सही चीज़ में लगाना क्या है, विवेक। हमारे पास तो बुद्धि है, उसका पूर्ण कैसे करना है सब प्लान कर ली क्योंकि दिमाग है, लेकिन ये विवेकपूर्ण काम नहीं। तो विवेक का क्या मतलब है, जो चीज़ हमने अपनी बुद्धि को एक सही डायरेक्शन में लगाना, वो क्या चीज़ है, विवेक है। ये क्या है, रेशनलाइजेशन है। रेशनलाइजेशन का मतलब है मेंटल रेवोल्यूशन की बात करते हैं। कभी भी कोई नई चीज़ अगर आती है तो सबसे बड़ा टास्क होता है इंसान का दिमाग का परिवर्तन करना, है ना। हम टीचर हैं, हम शुरुआत से ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखते हैं, डस्टर से मिटाते आए, अचानक से वाइट बोर्ड आ गया, इस पर लिखना थोड़ा कठिन हो गया, पुराने टीचर सब लोग अगेंस्ट हो गए, नहीं भैया हम तो पुराने ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे, हम उसी में ज़्यादा ठीक है। बैंक्स में जब आया कंप्यूटर ये सब शुरुआत में, पुराने लोग हम नहीं काम कर पाएंगे, हम रजिस्टर में हाथी से लिखेंगे। तो ये सब क्या है, जो ह्यूमन माइंड है वो चेंजेस को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि हम उसमें इतने एडजस्ट हो चुके होते हैं। क्योंकि नई चीज़ आएगी तो हमको पढ़ना पड़ेगा, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, तो करे कौन, इससे अच्छा उसके खिलाफ बोलने लगे। तो वैसे जब जीएसटी आया तब भी लोगों ने अपोज किया बिना सोचे समझे कि उसकी क्या अच्छाइयाँ हैं। तो ये जो अब आगे टॉपिक लेंगे इसमें हम अच्छाई बताएंगे कि जीएसटी आया उसके पीछे कुछ लॉजिक था, ऐसा ही नहीं गवर्नमेंट उठा कर ले आई जीएसटी, ठीक है। तो जीएसटी आने के पीछे जो लॉजिक था उसकी हम लोग क्या बात करते हैं, कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स। मतलब एक बार तो हमने टैक्स दिया किसी सामान पे, जब वो आगे बढ़ा प्रोसेस, तब जो चीज़ बढ़ी फिर हमने टैक्स दिया,
तो एक बार टैक्स उसका दिया और जो पहले टैक्स दे चुके थे उस पर फिर से हमने टैक्स दिया। तो देखो जो सामान जुड़ रहा है उस पर तो टैक्स देना लाजमी है, लेकिन जो क्या पुराना हम टैक्स दे चुके तो उस पर भी हमको टैक्स देना चाहिए? नहीं, हम क्यों 2 बार टैक्स देंगे? अगर हमने इस पेन पे एक बार टैक्स दे दिया, ठीक है, आगे गया इसको हमने पैक किया, तो पेन पे तो एक बार हम टैक्स दे चुके हैं, तो अगली बार हम टैक्स किस पे देंगे? जो हमने केवल पैकिंग सामान लगाया उस पर टैक्स देंगे। लेकिन अगर हम जो ये बांटेंगे, इसको कितने एरा में बांट लें? 2। एक हम किसकी बात करेंगे? प्री जीएसटी। प्री जीएसटी का मतलब जीएसटी के आने के पहले क्या था। फिर क्या देखेंगे? पोस्ट जीएसटी, जीएसटी के आने के बाद क्या मतलब हुआ, है ना। और तीसरी चीज़ किस चीज़ पे बात करेंगे कि जीएसटी क्यों आया। पहले ये बात कर लेते हैं कि जीएसटी आया, ठीक है। जीएसटी का मतलब है गुड्स और जीएसटी का मतलब है सर्विसेज। मतलब ये एक ऐसा टैक्स है जहां गुड्स और सर्विसेज दोनों पर टैक्स है ना। जीएसटी आने के पहले एक क्या एक्ट आया था? वैट, जिसको हम क्या कहते हैं? वैल्यू एडेड टैक्स। तो ये जो वैल्यू एडेड टैक्स है ये किस पे लगता था? केवल गुड्स पे, है ना। उस समय सर्विसेज के लिए कोई भी टैक्स नहीं था। फिर क्या कंसेप्ट एक धीमे से आया कि हमको सर्विसेज पर भी टैक्स लेना चाहिए, है ना। तो अब लोगों ने ये सोचा कि सर्विसेज पर टैक्स, ये तो नई बात सुन रहे हैं, तो सर्विसेज का क्या मतलब है? हम ब्यूटी पार्लर जाएंगे तो क्या हम टैक्स देंगे वहाँ पर, है ना। तो ये दिमाग में ये आया, तो बोले कि नहीं, टैक्स तो देना चाहिए। तो शुरुआत में सर्विसेज के लिए कोई एक्ट लॉ नहीं आया, केवल क्या आ गया? सर्विस टैक्स। वैट का तो एक कानून आ गया था, लेकिन सर्विस के लिए कोई भी कानून नहीं आया। तो सबसे पहले जब सर्विस टैक्स की शुरुआत करी तो वही ट्रायल बेसिस पे हुआ कि एक बार हम शुरुआत करके देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है। तो शुरुआत में सबसे पहले केवल 3 सर्विसेज पे टैक्स लिया गया। एक शायद इंश्योरेंस पे लिया गया, एजेंट पे लिया गया और एक कोई और था। तब उसमें क्या देखा गया कि नहीं, रिस्पॉन्स तो काफ़ी अच्छा आ गया। तब सरकार ने क्या किया, उसमें थोड़ी सर्विसेज और जोड़ दी, तब भी रिस्पॉन्स अच्छा आया। फिर थोड़ी सर्विस और जोड़ दी तो काफ़ी सारी सर्विसेज जुड़ने लगी। तब दिमाग में क्या आया कि नहीं, एक कानून ही बना दो कि सर्विस पे अब आपको टैक्स देना ही देना है। जो भी सर्विसेज है सब पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। हम कब तक सर्विस जोड़ते रहेंगे उसमें अलग अलग। एक तो ये रीज़न हुआ जीएसटी आने का, ठीक है। दूसरा क्या रीज़न था? वैट। वैट तो जो ये कानून था वो हर स्टेट के लिए अलग था। तो 29 स्टेट हैं सपोज, तो कितने वैट बन गए थे? 29। यूपी का वैट अलग है, एमपी का वैट अलग है, उसका वैट अलग है। तो अगर यूपी ट्रांजैक्शन हो रहा है तब तो उतनी दिक्कत नहीं है, सेम है। लेकिन अगर यूपी से बाहर चला गया तो उस स्टेट का वैट लगने लगेगा। तो 29 वैट हो गए। तो जब बड़ा भैया टिपिकल मामला हो गया, ये कितना काम करेंगे, तब क्या कंसेप्ट आया कि सबको मर्ज कर दो और केवल क्या ले आओ? एक टैक्स। तभी कंसेप्ट क्या आया? 1 नेशन 1 टैक्स। सब वैट पैट हटाओ, हर स्टेट का अपना अपना कोई नियम कानून नहीं लगेगा, केवल एक क्या है? जीएसटी। लेकिन गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि कुछ जगह स्टेट्स का अपना कानून रहेगा, कुछ जगह अपना कानून रहेगा। इसीलिए जब प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा जीएसटी, मोटा मोटा जीएसटी का जो कंसेप्ट है भारत में उसको हम क्या कहते हैं? डुअल कंसेप्ट, है ना, डुअल। तो लगता क्या है? एक आपका लगेगा सीजीएसटी, एक आपका लगेगा एसजीएसटी और इसी के संग लिख दिया यूपीजीएसटी और तीसरा क्या कर दिया? आईजीएसटी। ठीक है, ये तो सेंट्रल का हो गया, ये इंटीग्रेटेड हो गया, ये स्टेट हो गया। तो ये जो स्टेट जीएसटी है ना, ये हर स्टेट का अपना अलग है।
ये हर स्टेट का अपना अलग है। अगर वहाँ पर डेस्टिनेशन आ गया, कोई पर्टिकुलर स्टेट पे जाकर रुका, तो वहाँ पर क्या लग जाएगा, SGST का अपना कानून। तो UP GST अलग है, MP GST अलग